बातचीत में उन्होंने भाभा के प्लेन क्रैश का भी जिक्र किया। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले भाभा MGK मेनन को कॉल करते हैं और TIFR बुलाते हैं। द कन्वर्सेशन विद क्राउ में होमी भाभा की डेथ के बारे में ऐसा क्या लिखा है जो उनकी हादसे में हुई मौत को एक सोची समझी साजिश में बदल देता है। वो कहता है कि मूर्ख गाय प्रेमी अब बहुत बखान कर रहे थे। और अब बातचीत में उन्होंने भाभा के प्लेन क्रैश का भी जिक्र किया। 6 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के चलते USA जापान के हिरोशिमा में पहला न्यूक्लियर अटैक करता है। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को USA जापान में दूसरा न्यूक्लियर अटैक करता है नागासाकी में, जिसके बाद जापान USA के सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है। The signing of the surrender signals the official end. Sir, at the time that you first found out about the atomic bomb, did you regard it as a curse or a blessing for mankind? Well, I thought it was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. I never worried about its being a curse. I wanted a weapon that could win the war, and it did. That's what I was interested in. इसके बाद मानो जैसे सभी देशों में एक न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ सी लग जाती है। USSR 1949 में, UK 1952 में, फ्रांस 1960 में एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनते हैं। तब इसी बीच 30 अक्टूबर 1909 को जन्मे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाने का सपना देखते हैं। और इसके लिए वो 1965 की जंग के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हैं कि सरकार अगर हमें परमिशन दे तो हम केवल 18 महीने के अंदर एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन सकते हैं। बट इस अनाउंसमेंट के 3 महीने बाद 24 जनवरी ईयर 1966 में होमी भाभा एक एयर इंडिया प्लेन क्रैश में माउंट ब्लैंक फ्रांस के पास इस हादसे में मारे जाते हैं या फिर मरवा दिए जाते हैं, जिसके चलते इंडिया न्यूक्लियर पावर अलाइड कंट्रीज से 10 साल पीछे हो जाता है। पर आखिर 8 अक्टूबर ईयर 2000 में पब्लिश हुई एक फॉर्मर CIA एजेंट रॉबर्ट ट्रम्बल क्राउली और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट गर्गी डगलस की बुक द कन्वर्सेशन विद क्राउ में होमी भाभा की डेथ के बारे में ऐसा क्या लिखा है जो उनकी हादसे में हुई मौत को एक सोची समझी साजिश में बदल देता है, जानेंगे आज की वीडियो में। अमेरिकी भले ही ये ना चाहते हों कि भारत परमाणु बम बनाए। I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. 15 अगस्त 1947 जब भारत को आज़ादी तो मिली पर एक जख्म पार्टीशन के साथ, ईस्ट में पाकिस्तान और वेस्ट में इंडिया। पर पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक तनाव के चलते पाकिस्तान ने इंडिया पर 1948 में हमला कर दिया, जिसके बाद भले पाकिस्तान को बहुत बुरी हार देखनी पड़ी पर इसने इंडिया के बॉर्डर टेंशन को बढ़ा दिया। तब देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की सुरक्षा को देखते हुए और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी की ट्रेजेडी को देखते हुए न्यूक्लियर पावर की इंपॉर्टेंस को समझा और उस पर अपनी सहमति रखी। ठीक इसी बीच 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे के एक पारसी फैमिली में जन्म लिया होमी जहांगीर भाभा ने, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में फिजिक्स की डिग्री क्लियर की थी और साथ साथ एक वेल नोन रिसर्चर थे कॉस्मिक रेज के और क्वांटम थ्योरी के। पर ईयर 1939 में वो इंडिया आते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते उनको टेम्परेली यहीं रुकना पड़ जाता है। पर ईयर 1944 में वो JRD टाटा को खत लिखकर एक वर्ल्ड क्लास लेवल का रिसर्च सेंटर बनाने की मांग करते हैं, जिसके लिए JRD टाटा और नेहरू जी उनको सपोर्ट करते हैं। और फिर ईयर 1945 में इस्टेब्लिशमेंट होती है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की, जिसका विजन था इंडिया को एटॉमिक रिएक्टर के नवयुग की ओर ले जाना। भाभा की इस विजन को देखते हुए नेहरू जी 1948 में उन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाते हुए कहते हैं कि भाभा ही वो इंसान है जो हमें एटॉमिक नवयुग की ओर ले जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट के बाद मानो जैसे इंडिया एटॉमिक युग से बस कुछ ही साल पीछे रह गया है। अब
अब इसके बाद नेहरू जी ईयर 1954 में भाभा के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जिसकी बदौलत इंडिया 4 अगस्त ईयर 1956 में एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाता है। और भाभा अपने काम को यही नहीं रोकते, ईयर 1957 से 1958 के बीच साइरस रिएक्टर का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं, जिसमें इंडिया और कनाडा ने साथ मिलकर कोलैबोरेट किया था, जो कि भारतीय सैन्य ताकत को बढ़ाने और टेक्नोलॉजी जैसे रिसर्च, यूरेनियम इंपोर्ट, प्लूटोनियम प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसका अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग में यूज़ किया था। इसी बीच ईयर 1958 में यूएन में भाभा ने एटॉमिक बॉम्ब पर बहुत बड़ी स्पीच दी। इस स्पीच ने दिखाया कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी का शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद फिर आता है ईयर 1962, इंडो चाइना वॉर। अब जिसके बाद नेहरू जी और भाभा जी को दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद भाभा ने न्यूक्लियर डेटरेंस की सोच को ओपनली रखना शुरू किया। उसी साल 26 अक्टूबर ईयर 1962 में पंजाब के नंगल में एक बहुत बड़ा वाटर प्लांट लगाया, जो कि न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। बहरहाल 27 मई ईयर 19 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन होता है। अब उनके बाद 9 जून ईयर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के अगले पीएम बनते हैं। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। शास्त्री जी एक पक्के गांधीवादी थे और न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू दुनिया भर में होने वाली ट्रेजेडी के भी सख्त खिलाफ थे। इसका असर सीधा भाभा पर और न्यूक्लियर रिसर्च पर पड़ता है। जहां नेहरू जी के टाइम भाभा का मैक्सिमम टाइम नेहरू जी के साथ और पीएमओ ऑफिस में बीतता था, वहीं शास्त्री जी के पीएम बनने के बाद वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के थ्रू ही मिल पाते थे। मगर फिर भी 24 अक्टूबर ईयर 1964 को भाभा ने गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी कि 50 एटम बम बनाने के लिए केवल 10 करोड़ का खर्च आएगा और 2 टन के 50 एटम बम बनाने के लिए केवल 15 करोड़ का खर्च आएगा, जो कि कई देशों के मिलिट्री बजट से भी कम है। फिर आता है 5 अगस्त ईयर 1965, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ता है, जो कि करीब 23 सितंबर तक चलता है। अब इसी बीच शास्त्री जी भाभा को कॉल करके पीएमओ ऑफिस बुलाते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी तैयारी करनी होगी। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, बट उनका कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब से मतलब था। अब इसके ठीक 1 महीने बाद भाभा ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हैं कि सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने पर हम केवल 18 महीने के अंदर एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। इस अनाउंसमेंट के 3 महीने बाद शास्त्री जी 11 जनवरी ईयर 1966 को यूएसएसआर ताशकंद जाते हैं, जहां पर उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है और उनकी मौत के ठीक 4 दिन बाद इंदिरा गांधी देश की अगली प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। 23 जनवरी ईयर 1966 अपनी मौत से ठीक 1 दिन पहले भाभा एमजी के मैनन को कॉल करते हैं और टीआईएफ पर बुलाते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी का उन्हें कॉल आया था, जिसके बारे में सिर्फ मित्र पिप्सी वाडिया, जेआरडी टाटा, भाई जमशेद और मां मेहरबाई को ही पता था। 2 घंटे चली बातचीत में भाभा ने मेनन को ये तो नहीं बताया कि पीएम ने उनके सामने क्या पेशकश रखी है, बट उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कैबिनेट में मंत्री की सीट ऑफर की है। अगले ही दिन भाभा को वियना में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग जाना था। उस जमाने में वियना के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, बल्कि जिनेवा से फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती थी, जिसकी उन्होंने ठीक 1 दिन पहले ही टिकट कैंसिल कर दी थी। अब 24 जनवरी को होमी भाभा फ्लाइट एयर इंडिया 101 कंचनजंगा को ऑन बोर्ड करते हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली, बेरूत, जिनेवा होते हुए लंदन जा रही थी। करीबन 7:02 पर यह फ्लाइट 4800 मीटर ऊपर जाकर पहाड़ियों के पास वियना में माउंट ब्लैक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें 106 पैसेंजर, 11 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग होमी भाभा की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में फ्रांस से एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई जाती है, पर खराब मौसम और फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स ना मिलने पर यह इन्वेस्टिगेशन भी रोक दी जाती है और ये पाया जाता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट की मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये विमान पहाड़ी से जा टकराया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था।
ये ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं या फिर इसे ढूंढा ही नहीं गया, क्योंकि उसी जगह से एक स्विस पर्वतारोही डैनियल रोशी को 2017 में एक विमान का कुछ मलबा मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मान लिया किसी इंटरनेशनल गैंग या एजेंसी ने होमी भाभा को मरवाने का प्लान किया, बट उनके साथ 117 इनोसेंट लोगों को मरवाना कहाँ का जस्टिस है। तो 8 अक्टूबर ईयर 2000 में पब्लिश हुई एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट ट्रम्बल क्राउली और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट गर्गी डगलस की बुक द कन्वर्सेशन विद द क्रॉ में भाभा की मौत पर खुद ये सीआईए ऑफिसर ने ऐसी सी बातों को कबूल किया है जिससे आप सुनकर हैरान हो जाओगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर रॉबर्ट ट्रम्बल क्राउली की बात करें तो सीआईए में डायरेक्टर ऑफ प्लान्स के तौर पर काम करते थे, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स भी कहा जाता है, और उन्हें सीआईए में क्रो नेम से जाना जाता था। और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अमेरिकन जर्नलिस्ट गर्गी डगलस से बहुत बड़ी मुलाकात की। 27 जनवरी ईयर 1996 से 24 दिसंबर ईयर 1996 में लंबी चली बातचीत के दौरान उन्होंने 2 मिस्टीरियस बॉक्सेस दिए जो कि अननोन डॉक्यूमेंट से भरी पड़ी थी, और उन्होंने कहा था कि इसे मेरी मौत के बाद ही खोला जाए। इस लंबी चली बातचीत में उन्होंने भाभा के प्लेन क्रैश का भी जिक्र किया। पेज नंबर 66 में कन्वर्सेशन नंबर 22 ईयर 1996 5 जुलाई 1:45 पर गर्गी डगलस एक सवाल करते हैं, वो भी पता है किस चीज़ पर, कि उन्होंने कैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एक न्यूक्लियर अटैक करके एक सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन काम किया और आगे आने वाली एक बहुत बड़ी आपदा को रोका है। आगे जाकर गर्गी डगलस एक और सवाल करते हैं। What? A humanitarian act? Why, I am astounded, Robert. Do tell me about this. इसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, Now, Gregory, sometimes we can discuss serious business. There were times when we prevented terrible catastrophes and tried to secure more peace. We had trouble, you know, with India back in the 60s when they got uppity and started work on an atomic bomb. इसके बाद पता है रॉबर्ट ने क्या कहा? वो कहता है कि मूर्ख गाय प्रेमी अब बहुत बखान कर रहे थे और अपने आप को बहुत तेज समझ रहे थे कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के कितना करीब पहुंच गए हैं, और उन्होंने हमारे देश के न्यूक्लियर फादर होमी भाभा को घमंडी आदमी भी बताया। वो कहते हैं कि हमने उनको कितनी धमकियां दी बट वो रुक ही नहीं रहे थे। फिर गर्गी डगलस पूछता है कि ये जोकर कौन है। लिटरली उन्होंने हमारे देश के न्यूक्लियर फादर को एक जोकर कहा, और आगे जाके होमी भाभा की मौत के लिए जो उन्होंने कहा वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। Not my area of interest or expertise. Who is this joker anyway? As, Gregory, let's use the past tense, if you please. Name was Homi Bhabha. That one was dangerous, believe me. He had an unfortunate accident. He was flying to Vienna to stir up more trouble when his 707 had a bomb go off in the cargo hold, and they all came down on a high mountain way up in the Alps. No real evidence, and the world was much safer. Was Ali Baba alone on the plane? No, it was a commercial Air India flight. How many people went down with him? Who knows, and frankly, who cares? अब इससे ये तो पता चलता है कि उनके साथ साथ जो 117 इनोसेंट लोग मारे गए उनकी भी उनको परवाह नहीं थी। बहरहाल अब ये आपको सोचना है कि होमी भाभा की मौत एक टेक्निकल फेलियर के कारण हुई या फिर एक पूरी प्लानिंग के साथ हुई। बट उनकी मौत इटली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरह सिमिलर थी, जिन्होंने ईयर 1950 में इटली को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने के लिए फंडिंग स्टार्ट की थी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।